Hello student, this is Shivam Misra. Once again I welcome you all to the mathematics classes, and now we are going to further study some more thing about determinant. In the last lecture I have given you particular question, and the value of k for that will be k equal to -3. Some of you have given the answer, that is correct also, and some of you have कुछ लोगों से गलतियाँ भी हुई हैं, so better उसको दोबारा देखें और सही करें। के की वैल्यू इसमें -3 मिलेगी आपको। नेक्स्ट वी आर गोइंग टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी को हम पहले बता देते हैं, फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखा जाएगा। अगर कोई if a particular row or a column is 0, if a particular row or a column is 0 in a determinant, then the value of determinant or delta value will be 0. किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम अगर 0 है, ठीक, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट में कोई एक पर्टिकुलर रो या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। जैसे क्या लिखते हैं? ए बी 0, सी डी 0, ई एफ 0। इस केस में डेल्टा की वैल्यू भी 0 होगी। आप देख पा रहे होंगे सिंपली कि उस 0 वाले रो के कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो है एक्सपेंड कर देंगे और वैल्यू अपने को डेल्टा की 0 मिल जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ठीक, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। मीन्स अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं या ट्रांसपोज करते हैं डिटर्मिनेंट का बेसिकली, तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो सारे के सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं या सारे के सारे कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम में। ठीक, सारे के सारे, एक की बात नहीं कर रहे हम लोग, सारे के सारे की बात कर रहे हैं। इन दैट केस जो डेल्टा की वैल्यू रहेगी वो अनअफेक्टेड रह जाती है, डेल्टा की वैल्यू सेम रहेगी। मीन्स क्या हुआ कि सपोज कि कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसको चेंज कर दिया जाए। चेंज करके क्या होना है? ए बी सी देखिए रो है, कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, तो दोनों डिटर्मिनेंट की डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा की वैल्यू अनअफेक्टेड रह जाएगी, डेल्टा की वैल्यू सेम रहेगी दोनों केस में, है ना। डेल्टा की वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर कोई दो रो, इफ टू रो और कॉलम डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, इफ टू रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन एक माइनस साइन उसमें आगे आ जाता है, एक माइनस साइन निकल के आता है, साइन चेंज हो जाता है, या डेल्टा की वैल्यू कहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसमें आपने डेल्टा निकाला है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, आपने एक्सपेंड करके डेल्टा का मान निकाला, और फिर किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, सिंगल रो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू जो है माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 2 बार इंटरचेंज कर दिया तो 2 बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, आप 2 बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अनअफेक्टेड रह जाएगा फिर से। इट मीन्स दैट क्या होता है कि अगर आपने ऑड नंबर ऑफ चेंजेस किए, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस किए, जब मैं बोल रहा हूँ चेंजेस मतलब मेरा क्या है कि ए बी सी फर्स्ट रो से उठा के थर्ड रो पे ले गए और थर्ड रो से फर्स्ट रो बना दिया, ये सिंगल इंटरचेंज कहलाता है। ये सिंगल इंटरचेंज है, और सिंगल इंटरचेंज के केस में डेल्टा की वैल्यू जो है माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डबल इंटरचेंज में 2 बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या मिल रहा है अपने को? ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज यदि हो रहे होंगे, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज होंगे, इन दैट केस जो है अपने को जो डेल्टा मिलेगा ऑड नंबर ऑफ चेंजेस केस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और इवन नंबर ऑफ चेंजेस में डेल्टा की वैल्यू अनअफेक्टेड रह जाएगी, वैसे की वैसे रह जाएगी, क्योंकि 2 माइनस से मल्टीप्लाई करना, 4 माइनस से मल्टीप्लाई करना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, वो सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट हैविंग एनी 2 रोज और कॉलम, एक डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। ठीक, किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम जो है आइडेंटिकल हो जाए, इन दैट केस डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, इसमें ही बात करते हैं पहले। एक नया डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए बी
ई एफ जी एच आई, ठीक। और हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग इसमें इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरचेंज करके क्या आ जाएगा, ये सपोज मॉड ऑफ पी आ रहा है, सॉल्व करने पे डेल्टा का मान है वो पी मिल गया, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सिंगल इंटरचेंज करेंगे, सिंगल इंटरचेंज का मतलब R1 चेंजेस टू R3, R1 changes to R3 and R3 changes to R1, ठीक। R1 R3 बदल रहा है, R3 जो है R1 बदल रहा है। इस केस में ये क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हमारा है वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा पहला वाला रो और रो में कन्वर्ट हो, तो ये जी एच आई बस से पहुंच जाएगा जी एच आई और डी ई एफ करते रह जाएगा डी ई एफ और ये ए बी सी यहाँ आ गया। इस केस में हम डेल्टा का मान अभी जब निकालते, डेल्टा का मान पहले मॉड ऑफ पी आया है, अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू जो है माइनस ऑफ मॉड ऑफ पी, ठीक। माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, यही मेरा मतलब था, इंटरचेंज होगा, ठीक। फिर हमने क्या बात किया, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, इन दैट केस डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0, मींस ये ए बी सी का ये बी सी होता, ठीक। दो रो सेम हो जाते, दो रो सेम होते डेल्टा की वैल्यू क्या होती, ठीक, 0 हो जाती। क्यों 0 होती, क्योंकि दो रो या दो कॉलम जो है आइडेंटिकल हो गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ही होगा। इफ ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड इन डिटर्मिनेंट, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक, तो ए पर्टिकुलर रो और ए पर्टिकुलर कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट, ठीक। किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम ही उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, अगर आपने मल्टीप्लाई किया या कॉमन निकाला या डिवाइड किया, इन दैट केस आपको सारे के सारे एलिमेंटों में करना पड़ता है, सारे के सारे एलिमेंटों को, अगर 2x2 का हो या 3x2 का हो या 3x3 का हो, सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई करना पड़ता था। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट क्या मिलता है आपने को, constant is multiplied, divided or taken common from a determinant or to a determinant, then that will be done from a particular row or a particular column. That will be done from a particular row or a particular column. बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिएगा इस बात को, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज कीजिए मुझे यदि ये डिटर्मिनेंट था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता, 2 से मल्टीप्लाई करते तो अपने क्या मिलता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, किसी एक पर्टिकुलर रो किसी पर्टिकुलर कॉलम हो, मैं यहाँ लिख दूँ सही है, ठीक है ना, किसी भी एक कॉलम में कर दिया मैंने, बात खत्म हो गई, ठीक। मैट्रिक्स इस बता क्या करते हैं, 9 के 9 एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 के 9 एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगली प्रॉपर्टी की। सम ऑफ द फॉर्म में लिखा जाता है, दो डिटर्मिनेंट हो, डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करते हैं एक डिटर्मिनेंट है a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के, d e f g h i। ये ब्रेक करके दे भी सकता है, आप खुद से भी ब्रेक कर सकते हैं, बट ध्यान रखना चाहिए किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ब्रेक होना चाहिए। ठीक, इनको हम दो डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, a b c d e f g h k प्लस दूसरा डिनोमिनेटर हमारा क्या बनेगा, k k b e f g h i। ये दो
दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंगल डिटर्मिनेंट जो है दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आइदर ये फॉर्म में दिया हो या किसी और फॉर्म में दिया, उस फॉर्म में दिया हो, हम लोग उसको किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, ब्रेक करने का फायदा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सपोज कि यहाँ के आ गया, एक कोई और रो के फॉर्म में रहती तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है अपने को एक डिटर्मिनेंट टेबल सॉल्व करना। ठीक, या इसमें हो सकता है कुछ और प्रॉपर्टी बन जाती तो इसको भी आसानी से डेल्टा की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें, ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इन वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है जब कोई ऐड किया जाए, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट उसमें ऐड किया जाए या कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट जो है सब्सट्रैक्ट किया जाए किसी रो से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से या डिवीजन करने के बाद से। मीन्स आपस का जो इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक, या कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो उससे डेल्टा की वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है, डेल्टा की वैल्यू नहीं चेंज होती है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में, तो आपने को बात समझ में आएगी। रेस्ट की बात करें तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। ठीक, क्या मतलब है कि किसी रो के एलिमेंट का किसी और करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के कोफैक्टर से प्रोडक्ट के साथ सम कर लिया जाए तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं हम, प्रॉपर्टी लिखते हैं A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C3 इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। जहाँ A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। ठीक, एंड सिमिलरली C31 जो है क्या है, फर्स्ट थर्ड रो का कोफैक्टर है फर्स्ट एलिमेंट का, C32 जो है थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर है, C33 थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर है, एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे हम लोग जो है इसके कोफैक्टर और उनके एलिमेंट के बीच में किसी और पर्टिकुलर रो के एलिमेंट के बीच की प्रॉपर्टी हम लोग मेंशन कर सकते हैं और क्या देख सकते हैं कि उन सब का सम जो है, उन सब का सम क्या होगा, उन सब का सम जो है 0 हो जाएगा। ठीक, सम ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो ध्यान रखना चाहिए आपको। किसी पर्टिकुलर रो, ठीक, कोई पर्टिकुलर रो हो इनटू किसी और करस्पॉन्डिंग रो का कोफैक्टर, किसी और करस्पॉन्डिंग रो के कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम कर लिया जाए, ठीक, करस्पॉन्डिंगली, तो सम कितना आता है, सम आता है उसका 0। ध्यान रखना चाहिए इस प्रॉपर्टी को, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है। ठीक, ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये आप सब जानते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ k a कितना होगा, k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ k a, डिटर्मिनेंट ऑफ k a का लिखा हो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि k के पावर n, k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ a डेल्टा का मान निकालेंगे, अब k पावर n हो जाएगा, कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, k पावर n मॉड a। ठीक, मॉड a आप समझते हैं डेल्टा का मान है। ठीक, तो k पावर n, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। k पावर n है, n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक, डिटर्मिनेंट के निकालना हो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कि k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a और k पावर n मॉड a, जहां मॉड a डेल्टा की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर 3 क्रॉस 3 का है 3 होगा, 4 क्रॉस 4 का है तो 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, इफ a इक्वल टू b प्लस c देन डिटर्मिनेंट a
इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी प्लस डिटर्मिनेंट सी। अगर ए इक्वल टू, ए कोई डिटर्मिनेंट है, बी कोई डिटर्मिनेंट है, सी कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक, ए कोई डिटर्मिनेंट है, जैसा हमने देखा था ए कोई डिटर्मिनेंट है इक्वल टू बी प्लस सी, बी कोई डिटर्मिनेंट था, सी कोई डिटर्मिनेंट है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक, ये बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ इफ ए इक्वल टू बी प्लस सी, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। किसी डायगोनल एलिमेंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल डिटर्मिनेंट और डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, क्या कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, किसी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। उसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, उससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ, उससे हम लोग निकाल पाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी इज ट्रू ओनली व्हेन मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो। इफ ए बी, ए और बी दो डिटर्मिनेंट हैं, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, ठीक, तो ये कब ट्रू होगा, जब मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, मॉड ए की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो, इन दैट केस ये ट्रू है। ठीक, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक, उससे रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोग को, बी इक्वल टू सी मिल जाएगा। ठीक, ए बी इक्वल टू ए सी कब ट्रू होगा, जब मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी हो जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, टू डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएट वन रो और अ कॉलम एट ए टाइम कीपिंग अदर अनचेंज देन सेकेंड एंड सो ऑन कीप ऑन दोज एडिशन। क्या मतलब है, किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, क्या करते हैं, रो बाय रो डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, बाकी सारे रो जो है सेम रहते हैं। ठीक, एक रो को आप डिफरेंशिएट करेंगे प्लस बाकी दोनों रो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस अब दूसरे वाले डिटर्मिनेंट क्या बनाएंगे, पहला रो ऐसे ही रहेगा, दूसरे रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरा रो भी सेम एज इट इज रहेगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही रहेंगे, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट को, ताकि उसकी वैल्यू निकाल पाए। अगर डिफरेंशिएट करना है किसी डिटर्मिनेंट को तो कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट रो करेंगे, बाकी रो अनचेंज रहेगा, प्लस अब सेकंड रो करेंगे, बाकी रो अनचेंज रहेगा, प्लस अब थर्ड रो करेंगे, बाकी रो अनचेंज रहेगा। ठीक, इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना हो, एक ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के इक्वल है। ठीक, मतलब पहली प्रॉपर्टी थी हम लोग की कि अगर सारे रो सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। इस तरह से हम लोगों ने 16 प्रॉपर्टी बताई हैं और 16 प्रॉपर्टी को अपन बाय वन नोट कर लें। बुक में कुछ दी हैं, कुछ नहीं दी हुई हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लें वीडियो से ही और उसको समझें ताकि बेटर रिजल्ट दे पाए। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी से बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे लास्ट का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स था इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश हो जाएगा, या फिर कोफैक्टर वाली प्रॉपर्टी थी, या फिर ब्रेक डाउन वाली प्रॉपर्टी थी, या दो आइडेंटिकल रो दो आइडेंटिकल कॉलम सेम हो जाए, इन दैट केस वाली प्रॉपर्टी थी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जिनको आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ताकि उससे आप यूज कर पाएँ क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती है, पूछा गया जाता है प्रूफ पूछा जाता है। अब जब प्रूफ आपको करना होगा तो बीच में आपको प्रॉपर्टी की यूज पड़ेगी। ठीक, वो प्रॉपर्टी आपको उसमें ध्यान रहेगी तो आप इजीली कर पाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं ध्यान रहेगी तो आपके लिए सवाल वो लंबा हो जाएगा। ठीक, फिर वो ए बी इक्वल टू ए सी वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रखें। ठीक,
सारी प्रॉपर्टी आप नोट करें और उसको मन से पढ़ें। ठीक, टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू।